अधिकांश चीजों की तरह सांस लेना सरल के साथ साथ जटिल भी है। सतह पर ये काफी सीधा दिखता है ना? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको पता हो कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? हमारा उद्देश्य सांस लेने की प्रक्रिया को समझना है। मनुष्य में श्वसन तंत्र के मुख्य अंग वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं। वक्ष क्षेत्र में पसली पिंजर और एक गुंबद आकृति की मांसपेशी, जिसे डायाफ्राम के रूप में जाना जाता है। पसली पिंजर में फुफ्फुस झिल्ली उपस्थित होती है, जो फेफड़ों को घेरती है। दायां फेफड़ा 3 पालियों में विभाजित होता है: दायां ऊर्ध्ववर्ती, दायां मध्य और दायां अधोवर्ती। बायां फेफड़ा छोटा होता है और इसमें केवल 2 पालियां होती हैं: बाईं ऊर्ध्ववर्ती और बाईं अधोवर्ती पाली। दोनों फेफड़े बाह्य रूप से छोटी नलिकाकार श्वसनी से जुड़े होते हैं, जो संयुक्त होकर श्वास नली से प्रसारित होते हैं। श्वास नली में उपास्थि के अपूर्ण सी आकार के छल्ले होते हैं, जो श्वास नली भित्ति को टकराने से रोकते हैं। श्वास नली ग्रसनी में जाती है, जो नास छिद्र से जुड़ी होती है। जैसे ही हम वायु में सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अणु नासा छिद्रों में प्रवेश करते हैं और नीचे की ओर ग्रसनी और श्वास नली के माध्यम से अंत में श्वसनी तक पहुंचते हैं। प्रत्येक श्वसनी से ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में श्वसनी श्वसनिकाएं बनाने के लिए बार बार विभाजित होती हैं। ऑक्सीजन इन श्वसनिकाओं के माध्यम से यात्रा करती है और कोशिकाओं तक पहुंचती है, जिनमें से प्रत्येक कोशिका एक जाल से घिरी हुई होती है। कूपिकीय कोश का एक दृश्य छिद्रों के साथ कई कूपिकीय कक्षों की उपस्थिति को दर्शाता है। लाल रक्त कोशिकाओं या आरबीसीज युक्त रक्त को कोशिकाओं से बहते हुए देखा जाता है। कूपिकाओं से ऑक्सीजन अणु कोशिका में विसरित होते हैं और फिर आरबीसीज द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। यह आरबीसीज के ऑक्सीकरण का कारण बनता है और उनमें लाल रंग का संचरण देखा जाता है। कोशिकाओं में जाने वाले रक्त में आरबीसीज और कार्बन डाइऑक्साइड अणु होते हैं। यह अणु कोशिकाओं में मुक्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकीय कक्ष में एकत्रित होती है। फिर कोशिकाओं से यह श्वसनिकाओं के माध्यम से श्वसनी में जाती है, जो अंत में श्वासन नली तक पहुंचती है और नासा छिद्र से बाहर निकल जाती है। अतः ऑक्सीजन युक्त वायु में सांस लेने की प्रक्रिया को अंतः श्वसन कहा जाता है। पेशी डायाफ्राम के संकुचन के बाद फेफड़े प्रसारित होते हैं और वायु में तेजी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में सूजन आती है। उच्छ्वसन के दौरान डायाफ्राम ऊपर की ओर उठता है और फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। इस प्रकार कोशिकाएं पिचक जाती हैं, जिससे वायु बाहर निकल जाती है। उच्छ्वसित हवा कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर होती है। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन की प्रक्रिया को श्वसन के रूप में जाना जाता है, जो प्रति मिनट लगभग 20 बार होता है। सारांश में वक्ष क्षेत्र में पसली पिंजर और डायफ्राम देखे जाते हैं और वे सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पसली पिंजर में फुफ्फुस झिल्ली उपस्थित होती है, जो फेफड़ों को घेरती है। दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती हैं, जबकि बाएं फेफड़े में केवल 2 पालियां होती हैं। दोनों फेफड़े बाह्य रूप से श्वसनी से जुड़े हुए होते हैं, जो संयुक्त होकर श्वास नली में प्रसारित होते हैं। जैसे ही हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अणु नासा छिद्रों में प्रवेश करते हैं और ग्रसनी और श्वास नली के माध्यम से नीचे की ओर जाते हुए अंत में श्वसनी तक पहुंचते हैं। प्रत्येक श्वसनी से ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में श्वसनी श्वसनिकाएं बनाने के लिए बार बार विभाजित होती हैं। ऑक्सीजन इन श्वसनिकाओं के माध्यम से यात्रा करती है और कोशिकाओं तक पहुंचती हैं, जिनमें से प्रत्येक कोशिकाओं के एक जाल से घिरी हुई होती है। जैसे ही रक्त कोशिकाओं में प्रवाहित होता है,
कोशिकाओं से ऑक्सीजन अणु कोशिका में विसरित होते हैं। यह आरबीसीज के ऑक्सीजनीकरण का कारण बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु कोशिकाओं में मुक्त होते हैं। उन्हें कोशिका कक्ष में एकत्र किया जाता है और फिर कोशिकाओं से वे श्वसनिकाओं के माध्यम से श्वसनी में जाते हैं, जो अंत में श्वास नली तक पहुंचते हैं और नासा छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं। आप हाथियों को जानते हैं? खैर, उनके पास एक अद्वितीय श्वसन तंत्र होता है जो उन्हें आसानी से स्नॉर्कल करने देता है। उन्हें अजीब ऑक्सीजन मास्क पहनने की जरूरत भी नहीं है। हम हाथियों को जानते हैं, लेकिन मानव का श्वसन तंत्र भी प्रभावशाली होता है।